कहानी है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए, पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है। उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ, बताते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहां अब ड्रग्स तो बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहां भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा।
और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा अपनों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूंगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीजन है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया है कि ये जो एज है, टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं उस ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकलता चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन्हीं सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना, उन्होंने तो जिंदगी देखी है। पर उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही जरूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो वो पहुंच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों जरूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है वो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर्स का असर पड़ने लगता है। 2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके 2 रीज़न है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे। अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनके चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मूंछ खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथों। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भागाते हैं वहां से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है, अब इस टाइम पर निकल जाना चाहिए।
मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली सोशली भी ये वैल्यू ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है, और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज़्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखेंगे जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगी मुझे, वो भगवान है वो तो मेरी। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है 10, 11, 12, 13 साल का, 13 की एज आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है। अचानक उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आज़ादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है, तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फ़ोन का यूज़ कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आज़ादी चाहता हूँ, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं, पता नहीं ये डिजर्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिजर्व ए चाइल्ड लाइक मी। फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ में आएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज़्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है, उनका गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है, वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे सो समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोवर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियां हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं है, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 है ना, इन पे खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीजों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करूं, मम्मी ने उसको 1000 बार समझाएगी बेटा ये मत करना, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला। मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूध पिलाओ इसको, बच्चा है, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, ये तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा।
एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है, जिंदगी में जब कोई प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है, जिंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में, अब क्या मतलब मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जो टीचर बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज्यादा बड़ा है। क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूं कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था, मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी उस चीज की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 4 लोग मुझ पर दबाव डाले और मैं उनके दबाव में आ जाऊं, ये ठीक नहीं। मुझे ध्यान है कि हमारे हॉस्टल की नाइट्स चलती थी, फ्राइडे की रात है, वार्डन साहब छुट्टी पे हैं, 10-12 लोग एक कमरे में बैठे हैं, शराब की बोतल खोल ली है या बियर जो भी है, सबका मन है पीने का। वो मतलब एडल्ट्स हैं, 18+ के थे, वो शायद लीगली अलाउड होगा उनके लिए, मुझे नहीं पता। और जो लोग नहीं पीना चाहते उनको दबाव बना रहे हैं कि आ पी के दिखा, तू मर्द है तो पी के दिखा, बड़ा हो गया तो पी के दिखा। जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए ना, इतना भी दबाव में नहीं आना है। जैसे कोई बोले बड़ा है तो पी के दिखा, आपको बोलना है मैं इसको पिए बिना ही बड़ा हूं। मर्द है तो पी के दिखा, मैं इसको पिए बिना ही मर्द रहता हूं। तुम इसको पी के मर्द बनते हो, हम ऐसे ही मर्द हैं भाई। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है, अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ क्यों नहीं सकते? अजीब बात है भाई। दोस्त, क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो, मैं किसी दबाव में ना आया हूं ना आऊंगा। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहां अप्लाई होती है। उसने कहा, वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा? जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो बात मुझे अपनी ओर से शुरुआत में कहनी थी मैंने आपसे कही है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुन के गलत रास्ते पे जाने से रुक गया तो मेरा सिक्किम आना धन्य हो गया। मैं उसमें बहुत खुश हूं, उससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं। अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूं जो प्रश्न आपने पूछे। उन प्रश्नों से जो करियर की बात है या मोटिवेशन की बात है उस पर आते हैं। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं, तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे, टेंशन होती होगी,
कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे, देखिए मेरा काम चीज़ों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ आईएएस के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीजें, खेलना कूदना, वो बहुत जरूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ही है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूं, आग लगा दूं, जंगल में जाके क्या कर दूं, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके, पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं, तो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डिमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि आईएएस बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो आईएएस के लिए पढ़ाता हूं, अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से, आईएएस बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है, वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें, 145 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं आईएएस बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, 5-6 हजार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूं, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूं, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्ड अगर हम 5000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान ले, स्टेट में मान लेता हूं कि 2-3 हजार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे, उससे ज्यादा का तो काडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हजार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूं इस चीज का। जैसे मैं खुद एक एग्जांपल हूं, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने वहां। फिर आईएएस का एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गया, उसमें 6-7 महीने वहां नौकरी की।
फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई। अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता है। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी, इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना, वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उनका स्वधर्म टीचिंग से ज्यादा कुछ और है। मैं आईएएस एलाइड में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। स्वधर्म क्या होता है? आपने गीता पुस्तक का जिक्र सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म का जिक्र किया है। यहां बहुत सारे बच्चे बौद्ध समाज से होंगे, महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर खूब जोर दिया है। सारे धर्मों, सारे दर्शनों का जो सार है वो ये है, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। 2 चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है। यानी जैसे मैं सिंगर बनना चाहता था, पर मैं इतना गंदा गाता हूं कि मैं जब घर में गाता था, मेरे पेरेंट्स बोले तो मैं भारतीय सेना में चले जाना चाहिए, बिना बंदूक के विदेशी की तरफ देख गा देना, बस वैसे ही मर जाएंगे सारे के सारे। सही बात है भाई, ये भी ठीक बात है। तो मेरा मन था कि मैं सिंगर बनूं, पर गला कौवे जैसा भगवान ने दिया, कोयल जैसा नहीं दिया, तो मैं सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे मन से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है भाई, सुने भी तो कोई मेरी बात को, मेरे गाने को सुने भी तो सही कोई। तो मेरा मन क्या करता है काफी नहीं है। 2 चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बचपन से स्कूल में डिबेटिंग करता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करना कि मंच पर रह सको, पॉलिटिक्स में जाओ, एमपी बनो। तब मेरा मन भी पॉलिटिक्स में आने का था, स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मन था उस समय, बाद में नहीं रहा। तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम वकील बनो, क्योंकि जब कोर्ट केस लड़ोगे तुम्हें बोलने की ताकत भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो। या टीचर बनो। टीचर की छवि हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर ही हैं दोनों, पर हमारे समाज में टीचर की छवि होती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रोफेशन देश को गढ़ता है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। टीचर बनना बहुत लोगों का सपना नहीं है, मेरा तो है। और मेरा स्वधर्म, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा स्वधर्म टीचिंग है। और स्वधर्म का मतलब वही 2 बातें जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करना चाहता भी हूं।
आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे टीचर रहे होंगे, पर उनको बार बार मन में आता होगा कि मैं जनता के बीच जाकर उनके साथ काम करके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि पॉलिसी मेकिंग में आऊं। उनका स्वधर्म उनको वहां खींच के ले गया, तो उन्होंने वो किया। और इस दुनिया में जो भी सफल इंसान आपको देखे, कोई भी सफल व्यक्ति देखे, किसी भी फील्ड का हो, आप हमेशा देखेंगे वो वही व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म पे चल रहा है, जिसने वही रास्ता चुना जो उसकी क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट यानी कि इसकी इच्छाओं से मैच करता था। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आईएएस या पीसीएस या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन है, तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है? सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप आईएएस आईपीएस है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं। तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या है। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से मेरी जो मूल जरूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या जरूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि अब मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने कहा यार, जिस चीज के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता है कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीजें पढ़ूं। वहां तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीजें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है। तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूं, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, जब आपको लगे ज्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊंगा वहां पर, है ना। मैं भूल जाता हूं कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूं तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना। उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। ये मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना, आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ आप खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भर जाएगी उनकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है, पर क्या करें, क्या करें। तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। शायद बाद में जो पीएफ के पैसे मिलेंगे, तुम्हें कॉलेज में पढ़ाना होगा, फीस इकट्ठी करनी होगी, घर बना के देना है, तुम्हारी शादी होगी, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिए, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी, एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे मैं वो रास्ता चुनना चाहूंगा, ये नहीं चुनना चाहूंगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी जिंदगी में काम नहीं आती है, जिंदगी में बहुत कुछ काम आता है।
और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ता चुनना चाहूँगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी ज़िंदगी में काम नहीं आती है, ज़िंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ते IAS बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तो हमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और IAS। टीचर का चुना इसलिए मैंने MA किया, MPhil किया, PhD किया, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक IAS में इसमें लाइट में हो गया, तो वहाँ जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना, दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, वहां मैं गया था। वहां मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है, एक आर्गुमेंट दिया। वहां एक आर्गुमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गुमेंट बताता हूं। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने जिंदगी भर में, मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने जिंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा में। बोले हाँ सर नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है, जहां कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहां आमतौर पर घर खरीदते हैं, जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपए वहां से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मेरे हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए जरा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता, लेट अस